12 मई 2019 सुबह का वक्त था। बेंगलुरु के NH 66 के पास एक पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है और जब पुलिस उस फोन को रिसीव करता है तो सामने से एक फल वाला घबराए हुए टोन में बोलता है कि साहब, मेरी रेड्डी के पास में एक पॉलिथीन पड़ी हुई थी और जब उसको उठाकर देखा तो उसमें एक हेलमेट पड़ा हुआ था और उस हेलमेट के अंदर से एक कटा हुआ सर निकला है। बस इतना सुनते ही वे पुलिस वाले वहां पर भागे हुए पहुंचते हैं और जब उस हेलमेट से उस सर को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि वह सर एक महिला का है। अब पुलिस उस एरिया को तलाश करती है लेकिन उस सर के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। अब पुलिस उस सर को हॉस्पिटल भेज देती है और इसके ठीक कुछ ही समय बाद पुलिस जब अभी थाना पहुंचने ही वाले थे कि फिर से एक बार घंटी बजती है और इस बार फोन उस इलाके के ईसाइयों के कब्रिस्तान से आया था, जिसमें सामने से एक आदमी ये बताता है कि हमारे कब्रिस्तान में एक महिला का केवल धड़ ही पड़ा है, ना ही उसका सर है और ना ही उसका हाथ पैर। इसके बाद फिर पुलिस की टीम वहां भी पहुंचती है और उस धड़ को अपने कब्जे में लेकर बाकी के पार्ट्स को आसपास तलाशने लगती है, लेकिन पहले वाले की तरह ही पुलिस को वहां पर भी कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। जिसके बाद पुलिस उस डेथ बॉडी को लेकर वहां से चली जाती है। अगेन कुछ ही समय बाद उस थाने की घंटी फिर से बजती है और इस बार फोन करने वाला बताता है कि मैं उसी कब्रिस्तान के बगल वाले इलाके से बोल रहा हूँ और यहाँ पर सड़क के किनारे पॉलिथीन में 2 इंसानी पैर कटे हुए रखे हैं। पुलिस फिर से वहां पहुंचती है और उस पैर को अपने हिरासत में लेकर उसको हॉस्पिटल भेज देती है। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में जब उन तीनों पार्ट्स को आपस में मिलाया जाता है तो लाश कंप्लीट हो जाती है और ये भी कंफर्म हो जाता है कि यह बॉडी किसी महिला की है। तो कौन थी वो महिला और क्या था ये पूरा मामला, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पहले सर, फिर धड़ और फिर पैर मिलने से पूरे इलाके में दहशत हो जाती है। लाश के तीनों हिस्सों को जिला हॉस्पिटल में रखकर पुलिस आसपास के थाने में ये खबर भिजवा देती है। रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं कि शहर के किसी थाने में क्या किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन 13 मई के सुबह ही एक शख्स बेंगलुरु साउथ पुलिस थाने में जाकर एक FIR दर्ज करवाता है। वह बताता है कि उसकी बहन पिछले 2 दिन से लापता है। पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि उसकी बहन एक शॉप पर काम करती थी और आमतौर पर वह रात के 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाती थी, लेकिन अभी तक वह घर नहीं पहुंची है। और पुलिस द्वारा पूछने पर उस आदमी ने अपनी बहन का नाम श्रीमती सेट्टी बताया। सेट्टी एक शादीशुदा महिला थी जिसकी उम्र करीब 39 साल थी। अब पुलिस को एक दिन पहले ही एक महिला का कटा हुआ लाश मिला था, इसीलिए पुलिस को शक होता है कि हो सकता है कि ये लाश उसकी बहन का ही हो। इसलिए पुलिस उस शख्स को लेकर हॉस्पिटल के मोर्चरी रूम में पहुंचती है और जब उस शख्स को उस कटा हुआ लाश का चेहरा दिखाया जाता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वह कटा हुआ सर उसकी बहन का ही था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सेट्टी शहर के कंकनाडी इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाती थी और साथ ही साथ वह लोगों को ब्याज पर रुपए देने का भी काम करती थी। सेट्टी की शादी हो चुकी थी बट किसी आपसी अनबन के कारण वह अपने पति से अलग रहने लगी थी। हालांकि अभी दोनों का तलाक नहीं हुआ था और पति से दूर होकर सेट्टी सुदीप नाम के किसी दूसरे शख्स के साथ रहने लगी थी। सुदीप के बारे में उसको भाई को भी पता था कि ये लोग एक अच्छे दोस्त हैं। हालांकि सुदीप के साथ भी सेट्टी का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और वे लोग अलग हो गए। अब भाई से यह पता चला कि एक पति था जो मनमुटाव की वजह से अलग हो गया था और एक प्रेमी था जो पहले एक साथ रहता था। इसीलिए पुलिस का शक उन दोनों पर जाता है। अगले ही दिन पुलिस उन दोनों को उठा लेती है और पूछताछ करती है कि 12 मई के दिन वे दोनों कहां पर थे। पूछताछ करने पर उसके पति ने यह जवाब दिया कि वह लंबे समय से उसके संपर्क में नहीं है। उसने बताया कि सेट्टी के साथ उसका रिश्ता काफी पहले ही खत्म हो चुका है और वही दूसरी ओर सुदीप चोरी के मामले में बेंगलुरु के जेल में बंद था। पुलिस को पूछताछ में उन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि उन दोनों के फोन के लोकेशन भी उस रूट में कहीं नहीं था जिस रूट में वह तीनों लाश के टुकड़े मिले थे। और यहाँ तक कि कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिसमें सेट्टी के पति और उसके प्रेमी सुदीप इस मामले में शामिल हो।
इसीलिए पुलिस भी यह मान बैठी कि इस मर्डर में इन दोनों का कोई भी हाथ नहीं है। तो फिर कातिल कौन है, ये सवाल पुलिस के लिए एक पहेली सा बन चुका था, क्योंकि हेलमेट के अंदर एक कटा हुआ सर मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब तक कई दिन बीत चुके थे और ये बात सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में लीक हो गई, जिसके कारण पुलिस के ऊपर और भी दबाव बढ़ने लगा और इसीलिए पुलिस ने इस केस को शुरू से शुरू किया। जैसे कि गवाह के मुताबिक सेठी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान चलाती थी, जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। अब पुलिस उसके दुकान पर जाती है और वहां पर तलाशी लेना शुरू करती है, जिसमें वह सेठी के सारे बिल रजिस्टर को देखती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तो यहीं पर पुलिस को एक चीज मिलता है। अब सेठी का कोई ज्यादा पर्सनली खर्चा नहीं था और उसकी आमदनी भी ठीक ठाक हो जाती थी और इसीलिए वह लोगों को इंटरेस्ट पर पैसे उधार देती थी और उन सब का बायोडेटा एक डायरी पर भी लिखती थी, जिसमें किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है ये सब मेंशन था। अब पुलिस के लिए खुशी की बात ये थी कि इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस को वह डायरी मिल चुकी थी। इसीलिए पुलिस उन लोगों को उठाती है जिनके नाम पर ज्यादा पैसा रजिस्टर था। अब यहाँ पर पुलिस काफी सारे लोगों को उठाती है, बट यहाँ भी उनको कोई भी क्लू नहीं मिला। इस दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल लिया, लेकिन हर बार की तरह पुलिस को इन सीसीटीवी फुटेज में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो सेठी के मर्डर से अटैच था। पुलिस द्वारा अब तक कई कोशिशें की गई थी, लेकिन कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही थी जो सेठी के कातिल तक पहुंचा सके। इसीलिए पुलिस को ये लग रहा था कि कोई ना कोई चीज मिसिंग है। अब पुलिस यहीं से इस केस को फ्लैशबैक में सोचना और समझना शुरू करती है। ऐसे में पुलिस ने सेठी के दिन भर का रूटीन चेक किया। वह कब घर से निकलती है, किस किस से मिलती है और वह दुकान कब जाती है। सबसे पहले 11 मई का रूटीन चेक किया गया। रूटीन के मुताबिक सेठी अपने घर से निकली और 9 बजे तक अपने वह दुकान पर पहुंच गई, जिस वजह से पुलिस ने अब दुकान और घर के बीच पड़ने वाले करीब 100 सीसीटीवी फुटेज को चेक किया और आखिरकार काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस को इस केस का पहला सुराग मिल ही गया। ये सुराग था महज 2 सेकेंड की एक सीसीटीवी फुटेज। दरअसल रास्ते में पड़ने वाली एक हार्डवेयर की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में सेठी नजर आई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में सेठी अपने स्कूटर को रोकती है, वापस पीछे मुड़कर बाइक पर बैठे एक शख्स से कुछ बात करती है और फिर वहां से चली जाती है। करीब 2 सेकेंड बातचीत करने के बाद दोनों वहां से चले गए। हालांकि कैमरे के नजर में इससे ज्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन इस वीडियो में भी कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिससे किसी पर शक हो। लेकिन ले देकर पुलिस की नजर इस 2 सेकेंड की वीडियो क्लिप पर टिकी हुई थी कि आखिरकार 2 सेकेंड में उस शख्स ने सेठी से क्या बात किया। ओवरऑल जब उस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा गया तो उस शख्स के बाइक का नंबर प्लेट दिख रहा था। अब पुलिस के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी, इसीलिए फौरन ही पुलिस ने उस नंबर प्लेट के जरिए उस गाड़ी का मालिक का पता लगाया, जिसमें ये पता चला कि वह बाइक जोनास सैमसन नाम के एक शख्स पर रजिस्टर्ड थी, जो उसी इलाके का रहने वाला था और समुद्र के किनारे वह कबाब की दुकान चलाता था। अब उस बाइक के नंबर से उसका एड्रेस पुलिस को मिल चुका था। 17 मई को पुलिस की एक टीम सैमसन के घर पहुंच जाती है और कोइंसिडेंस से सैमसन अपने घर पर ही था। जैसे ही वह पुलिस को देखता है वह अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। तब तक पुलिस को ये शक हुआ कि डर के कारण वह कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, इसलिए वे जब दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं तो वह सच में फांसी लगाने की तैयारी कर रहा था। इसके बाद पुलिस उसको शांति से बैठाकर पूछताछ करना शुरू करती है, जिसमें वह एक ही सवाल करती है कि तुम्हारा सेठी से क्या संबंध है। तो वह बताता है कि मैं एक दुकानदार हूँ और मुझे एक समय पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने सेठी से पैसे उधार लिए थे। जिसके बाद पुलिस ने वह जब डायरी खोली जिसमें लोगों के नाम मेंशन थे तो उसमें सैमसन का भी नाम था। अंत में पुलिस ने पूछा कि तुमने सेठी का कत्ल क्यों किया। शुरुआत में तो वह इनकार कर रहा था, वह बोल रहा था कि मेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। लेकिन लंबी और कड़ी पूछताछ करने के बाद सैमसन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरा का पूरा कत्ल का मामला बताया। उसने बोला कि सेठी से मैंने पैसे उधार लिए थे और इन रुपयों में से आधे से ज्यादा उसको वापस भी कर दिए थे, लेकिन थोड़ी बहुत रकम अभी भी बकाया था।
और सैमसन ने इसके लिए मोहलत भी मांगी थी, लेकिन सेठी हमेशा लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती करके पैसे मांगती थी। उसने बताया कि कई बार सेठी ने उसके साथ गाली गलौज भी किया। 12 मई की सुबह सेठी ने सैमसन को फोन करके कहा कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हारे बीबी के सामने तुमको जलील करूंगी। सैमसन को ये अच्छी तरह से पता था कि सेठी घर जरूर आएगी और ठीक हुआ भी कुछ ऐसा ही। 12 मई की सुबह जब सैमसन ने अपने घर से निकला तो सेठी उसको रास्ते में नजर आई थी और ये 2 सेकंड के वीडियो क्लिप में केवल यही बात हुई थी कि मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। इस पर सैमसन कहता है कि तुम चलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कुछ ही समय बाद वे दोनों सैमसन के घर पहुँचते हैं और वहाँ होता वही है जिसका डर था। सेठी ने जैसे ही उसका जलील करना शुरू करती है, सैमसन ने गुस्से में आकर पास ही में पड़े लकड़ी के तख्ते से उसके सर पर 2 बार वार कर देता है, जिस वजह से सेठी बेहोश होकर वही गिर जाती है। इसके बाद सैमसन ने अपनी पत्नी विक्टोरिया मैथियास की मदद से उसको बाथरूम में खींचा और वहीं पर उसको मार दिया। उसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाने के लिए सैमसन रात का इंतजार करने लगा और जैसे ही अंधेरा हुआ तो उसने सेठी के स्कूटर से उसके टुकड़े को अलग अलग शहरों में फेंकना शुरू कर दिया और बाद में उसने ये स्कूटी पुलिस थाने के पास ले जाकर खड़ी कर दी ताकि किसी को भी इसकी भनक तक ना लगे। अगले दिन विक्टोरिया अपने घर में पड़े खून को पूरी तरह से साफ करके अपने मायके चली जाती है। इतना सब करने के बाद सैमसन और उसकी पत्नी को लगा कि उसके पास पुलिस अब कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन 2 सेकंड की इस सीसीटीवी फुटेज ने पूरा का पूरा खेल ही खत्म कर दिया। ये सब करते करते कोरोना ने भारत में दस्तक दे दिया था, इसीलिए कोविड की वजह से हुई देरी के बाद 2 साल तक कार्रवाई चली और 13 सितंबर 2024 को उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।